हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता क्या है, कौन इसको दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है और इस एग्ज़ाम की नीड क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर वो एमएससी के फर्स्ट ईयर में है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर उनका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट आपको कौन कौन सी कवर करनी होती है नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए और कितना किस यूनिट का वेटेज रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम है क्या और किस लिए ये बनाया गया है। ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो पीएचडी के दौरान अपने लिए फेलोशिप कलेक्ट करना चाहते हैं। यस, फेलोशिप इन द सेंस जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट 37,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड करती है। सो फर्स्टली देखते हैं कि ये जेआरएफ और नेट में डिफरेंस क्या है। नेट का मतलब है जब आपका नेट क्वालिफाई होता है, सिर्फ नेट, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। वहीं अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज कीजिए कि एग्ज़ाम है 200 नंबर का, राइट। सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है जिसमें मान लीजिए 130 कट ऑफ गई है जेआरएफ की, वहीं 120 कट ऑफ गई है नेट की। पेपर एक ही होता है लेकिन कट ऑफ का डिफरेंस रहता है। अगर आपके मार्क्स 120 आए हैं या फिर 121 आए हैं, दैट मीन्स आप नेट क्वालिफाई किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी कर सकते हैं बिकॉज 130 कट ऑफ जो है वो जेआरएफ की गई है। अगर आपके मार्क्स 130 हैं या फिर 130 से ज़्यादा हैं तभी आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा आपने और आप लोग पीएचडी अपनी एनरोल कर सकते हैं। वहीं अगर किसी बंदे का 130 मार्क्स आया ही है तो इसका मतलब ये है कि उसने नेट भी क्वालिफाई किया है एज वेल एज जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपका जेआरएफ निकला है तो आप लोग अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आपका मन नहीं है पीएचडी करने का तो सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए भी पढ़ा सकते हैं। बट अगर जेआरएफ निकला है तो ये तो मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात हो गई कि आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मतलब दिया ही वो पेपर हमने इसीलिए है कि हमको पीएचडी करनी है। ओके, तो ये तो डिफरेंस था नेट और जेआरएफ के केस में। इसके बाद हु कैन गिव दिस एग्जाम, आखिर दे कौन सकता है एग्जाम। एमएससी के स्पेशलाइजेशन में अगर आपके पास बायोटेक, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो लाइफ साइंस से रिलेटेड था आपके मास्टर्स में, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस मैथमेटिक्स से भी होता है, फिजिक्स से भी होता है, केमिस्ट्री से भी होता है। बट हम लोग आते हैं लाइफ साइंस की कैटेगरी में, जिनके पास बायो होती है ना 12th क्लास तक, वो सारे बच्चे इस वाली कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने अपनी 12th में पीसीबी ले रखी होती है, दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन अगर उसके बाद बीएससी या एमएससी में आपने स्पेशलाइजेशन अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली तो आप लोग लाइफ साइंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप लोग आते हैं मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री वाली स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी में। ओके, तो अगर आपका मास्टर्स फर्स्ट ईयर में आप लोग एनरोल्ड हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यस, बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग ये एग्ज़ाम दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर आप एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी एनरोल्ड हैं दैन यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम, बट इन द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। जब भी आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है रिजल्ट अवेटेड। अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, किसी भी ईयर में है, आप एग्जाम दे सकते हैं बट आपको इनरोल होना होगा एमएससी में। ओके, इसके बाद है सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। इस एग्जाम में 13 यूनिट्स हैं। ये 13 यूनिट्स नहीं है, ये एक्चुअल में 13 सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। और इसका डिटेल वीडियो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी कि आपको इनमें से कौन सी यूनिट सेलेक्ट करनी चाहिए, कितना इनका वेटेज रहता है, कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप उसको टारगेट करें
और ये नहीं होता कि आपको 13 की 13 यूनिट्स रटनी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अरे यार इतना ज़्यादा सिलेबस है इसका तो हम लोग कैसे करेंगे। नो, आपको सारा करना ही नहीं है, बहुत एटलीस्ट आपको 10 यूनिट करके चलना होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगी कि किस हिसाब से क्या करना होगा। इसके बाद है नीड क्या है CSIR। अब मैं इतनी देर से CSIR बताए जा रही हूँ, ये है क्या, क्यों करना है हमें इसको। अगर आपको अपनी मास्टर्स के बाद रिसर्च फील्ड में एंटर करना है तो आप ये एग्ज़ाम देंगे, या फिर अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, दैट मीन्स आपको एज अ प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पढ़ाना है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तब आप ये लोग एग्ज़ाम देते हैं। रिसर्च का मतलब ये हुआ, MSc के बाद आपने JRF निकाला, JRF के बाद आपने PhD करी, PhD करने के बाद क्या हुआ, आपके पास एक डॉक्टरेट डिग्री आ गई, राइट। अब आप किसी भी फील्ड में, वो जो आपकी PhD जर्नी है दैट इज द रिसर्च फील्ड। उसके बाद भी आगे के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि PhD के बाद पोस्ट डॉक करा जाता है, पोस्ट डॉक के बाद साइंटिस्ट के एग्जाम्स दिए जाते हैं, उससे एक बंदा साइंटिस्ट की पोजीशन पे जाता है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स में घुसना है, लाइक एकेडमिक्स की फील्ड में आना है, तो आपको क्या करना होता है, या तो आपका नेट क्वालिफाई हो तो भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने PhD कर ली है उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन पे रहते हैं। यस, दोनों में डिफरेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर बोथ आर डिफरेंट। एसोसिएट प्रोफेसर ने अपनी PhD डिग्री कंप्लीट कर रखी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास सिर्फ नेट की क्वालिफिकेशन होती है। ओके, मैं होप करती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इसमें। अगर आपको और भी कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट करो, और किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, लाइक कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो भी बताती रहूँगी आपको। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।